गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर के अंतर्गत कारक पढ़ेंगे। कारक क्या होता है? कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से कराता है, वो कारक कहलाता है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो हम चिन्ह उपयोग करते हैं, उन कारक चिन्हों को हम विभक्तियां भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं और इनके 8 प्रकार के चिन्ह भी होते हैं। इनके बारे में अब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। इस पिक्चर में देख रहे होंगे आप, ये वाली जो फर्स्ट पिक्चर है, इसमें एक पुलिस है, एक चोर है और वाक्य क्या लिखा हुआ है? पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। सेकंड पिक्चर को देखिए, गीता से कलम मांगो। मतलब ये लड़की गीता होगी और ये जो सामने खड़ा है एक लड़का, गीता से कलम मांगो। तीसरे में देखिए, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं और वाक्य क्या लिखा हुआ है? सैनिक युद्ध भूमि में तलवार से लड़ते हैं। पहले वाक्य को यदि इस प्रकार लिखा जाए, पुलिस, यहाँ ये कुछ भी नहीं है और यहाँ भी पुलिस, दो वाक्य दिए हैं, पुलिस और यहाँ पे गैप है, चोर को पकड़ लिया। पुलिस, चोर, अब यहाँ गैप कर दिया, पकड़ लिया। दोनों ही वाक्यों से क्या आपको कुछ भी समझ में आ रहा है? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं जुड़ रहा है। क्यों हमको दोनों में कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ से इसको अलग कर दिया, तो जो दो वाक्य में एक दूसरे से ये जो शब्द हैं उनमें कोई भी रिलेशन शो ही नहीं हो रहा है। इसीलिए इस वाक्य में प्रयुक्त ने और को शब्द वाक्य के अन्य शब्दों को आपस में संबंध से जोड़ते हैं। हमने अभी पढ़ा था ना, पिक्चर के नीचे जो वाक्य लिखा था कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो जो ने आया है और को आया है, ये वाक्य में क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे वाक्य को ध्यान से देखिए, उसमें लिखा था गीता से कलम मांगो, और यदि अब हम से को अलग कर दें, गीता कलम मांगो, अब इस वाक्य में भी प्रयुक्त जो शब्द हैं उनका एक दूसरे से संबंध नहीं जुड़ता। जैसे गीता और कलम में कोई भी रिलेशन नहीं समझ आ रहा है, और जब कोई संबंध नहीं जुड़ता तो अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो पाता। ऐसे ही यदि हम तीसरा वाक्य देखें, सैनिक युद्ध भूमि में तलवार से लड़ते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, तो यदि हम उसमें सैनिक युद्ध भूमि में यहाँ से अलग कर दिया, तलवार से लड़ते हैं, सैनिक युद्ध भूमि तलवार से लड़ते हैं, देखिए इसमें कोई रिलेशन नहीं समझ आ रहा। सैनिक युद्ध भूमि में तलवार लड़ते हैं, यहाँ से अलग कर दिया, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन हमको समझ नहीं आ रहा है। तो भी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का संबंध एक दूसरे से नहीं जुड़ता। अभी जो हमने तीनों वाक्य देखे, यदि उनमें हमने जो जो शब्द लगाए थे, जैसे ने, को, से, यदि हम इनको अलग कर रहे हैं तो एक दूसरे से इनमें कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। इस वाक्य में प्रयुक्त में, से चिन्हों को यदि वाक्य से निकाल दे तो वाक्य अस्पष्ट सा हो जाता है। अस्पष्ट हो गया मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्पष्ट नहीं है, वो क्लियर नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये चिन्ह वाक्य में शब्दों का परस्पर संबंध बताते हैं। मतलब ये जो में, से, ने, को, ये सब क्या हैं? वाक्य में एक दूसरे से शब्दों का परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? ये चिन्ह कारक कहलाते हैं। अरे मोहन, तुम सुरेश की गेंद उसके घर से ले आओ। अब यहाँ के वाक्य भी ध्यान से देखिए कि मोहन कह रहा है, अरे मोहन से कह रहे हैं कि तुम सुरेश की गेंद उसके घर से ले आओ। हम सब गेंद से खेलने के लिए मैदान में चले। ये जो बच्चे हैं ये सब आपस में बात कर रहे हैं कि सुरेश की गेंद भी ले आओ उसके घर से जाके, तो हम सब लोग चल के मैदान में गेंद खेलेंगे। ऊपर लिखे वाक्य में से कुछ शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा आप सब जानते हैं क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का नाम संज्ञा होता है।
सर्वनाम, सर्वनाम भी आप सब जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर हम जिनका प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं। जैसे अब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से सुनिए। कौन खेलने के लिए आए, कौन खेलने के लिए आए, तो यहाँ पे आ जाएगा नाम कि कौन आ रहा है खेलने के लिए, और जो भी आएगा तो वो क्या होगा, वो कर्ता होगा। जो भी कोई काम कर रहा है, खेल रहा है, वो कर्ता। क्या ले आए, तो गेंद, जिस चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, तो कर्म, वो कर्म जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, गेंद पे प्रभाव पड़ रहा है। किससे खेलना है, गेंद से। अभी देखिए ये जो कर्ता, कर्म, करण, ये जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इनकी हम पूरी डेफिनेशन सभी की अलग अलग बताएंगे। किससे खेलना है, गेंद से, तो ये करण हो जाएगा। किसी लिए मैदान में आए, किस लिए आए हैं मैदान में, खेलने के लिए आए हैं। संप्रदान, कहाँ से गेंद लाए, से आया ना, कहाँ से का यूज़ हुआ है, तो घर से, तो यहाँ पे अपादान आएगा। किसकी गेंद है, की, मतलब ये संबंध बता रहा है, सुरेश की, तो ये संबंध कारक। कहाँ खेलने आए, कहाँ खेलने आए, कहाँ मतलब मैदान में, अधिकरण कारक हुआ। इसके बाद किसे संबोधित किया गया, किसे मतलब मोहन को संबोधित किया ना, उसको पुकारा, तो संबोधन कारक हुआ यहाँ पे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अभी हमने जो उदाहरण पढ़े उसमें आपको देख के समझ में आ रहा होगा एक वाक्य में कि उसमें जैसे संज्ञा भी है या सर्वनाम है और उनका आपस में एक ही वाक्य में यदि एक दूसरे से संबंध स्थापित करना है तो उसे क्या कहते हैं, जिसके द्वारा हम स्थापित कर पाते हैं उसे हम कारक कहते हैं। अब कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ हमको चिन्ह लगाने होते हैं, तो जो भी चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विभक्तियाँ कहते हैं। इन विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं, मतलब जो चिन्ह हम लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विभक्तियाँ भी कहते हैं, विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। अभी हमने जो पढ़े थे 8 वो 8 मानी गई है। अब हम एक टेबल देखेंगे जिसमें कारकों के नाम हैं और विभक्तियां दी गई हैं, तो इस टेबल को आपको ध्यान से समझना है। अब ये टेबल देखिए, इसमें क्या है, ये टेबल में 4 कॉलम्स बने हुए हैं, कारक, लक्षण, चिन्ह और क्रिया के साथ लगाकर पूछे जाने वाले प्रश्न या क्वेश्चंस। तो पहले तो कारक 8 जो हमने अभी पढ़े थे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन होते हैं। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए, जो कर्ता होता है उसका क्या लक्षण होता है, जो काम करे। अभी हमने पीछे वाले सेंटेंस में देखा था ना कि कौन काम कर रहा, कर्ता के लिए हमने कैसे हम समझे थे कि ये करता है, जो काम करता है। इससे लक्षण समझ में आता है कि ये करता है। इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है ने। जैसे हमने बोला था ना, कौन खेलने के लिए आया, तो कौन खेलने आया मतलब खेल रहा है, काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है ना। तो किसने, कौन, ये हम क्वेश्चन लगा के पूछ सकते हैं। जैसे अभी हमने लगाया था कि कौन खेलने के लिए आया। सेकंड आता है कर्म। पहला हो गया कर्ता, दूसरा होगा कर्म। कर्म में क्या होता है, जिस पर क्रिया का फल हो, मतलब जिस पर उसका फल प्रभाव पड़े। और इसका चिन्ह क्या होता है, को। तो इसके हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना कि क्या ले आए, क्या ले आए या किसे ले आए या क्या ले आए। तो गेंद जब हमने पढ़ा था कि गेंद, तो वो कर्म होता है। थर्ड आएगा करण, करण कारक। इसमें क्या होता है, जिस साधन के द्वारा काम हो। जैसे हमने इसका चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह से या के द्वारा। इसके लिए हमने पढ़ा था किससे खेलना है, क्वेश्चन बना सकते हैं किससे खेलना है,
तो जिस साधन के द्वारा काम हो, जैसे यदि हम गेंद से खेल रहे हैं तो गेंद हो जाएगा यहाँ पर। फोर्थ कारक आएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का लक्षण क्या होता है? जिसके लिए कार्य करें, जिसके लिए कार्य करें। और इसमें चिन्ह क्या आएगा? के लिए या को। किसके लिए, इससे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। किसके लिए या किस लिए मैदान में आए? तो हम क्या काम करने के लिए आए? खेलने के लिए आए हैं। फिफ्थ कारक आएगा अपादान कारक। अपादान का मतलब क्या होता है? जिससे कोई वस्तु अलग हो रही है। अपादान में जिससे कोई वस्तु अलग हो रही है और इसका चिन्ह से। अब देखिए एक चीज में यहाँ कंफ्यूज मत होना कि करण कारक का भी चिन्ह हमने से देखा था और अपादान कारक का भी चिन्ह हमने से देखा है, लेकिन करण कारक में हम उसकी सहायता लेते हैं के द्वारा, से के द्वारा। और जो अपादान होता है उसमें से चिन्ह जरूर है, लेकिन उसका यूज़ कहाँ पे होता है? जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है, पृथक हो रही है। जैसे यदि हमने बोला वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो वृक्ष में पत्ते लगे हैं बट जब वो गिर रहे हैं तो वो नीचे आके गिर गए, मतलब पेड़ से तो वो पत्ते अलग हो गए। तो अपादान में से अलग होने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए इसका लक्षण भी है जिससे कोई वस्तु अलग हो, और करण में क्या था? जिस साधन के द्वारा कोई काम हो। अपादान में क्या हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि कहाँ से गेंद लाए? तो हमने पढ़ा था ना कि घर से लेके आए हैं। अब आता है नेक्स्ट कारक संबंध कारक। संबंध मतलब रिलेशन है ना, जो दो शब्दों का संबंध जोड़े आपस में। इसके लिए क्या चिन्ह होते हैं? का, के, की। अब इसका क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? किसकी गेंद है, किसकी, किसका, किसको, किसके, ये सारे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेवंथ अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का लक्षण क्या होता है? जिस पर या जिसमें कर्ता काम करे। इसका चिन्ह होता है मैं, पर। और इसका क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? किस पर या किस में या कहाँ खेलने आए, ये सारे बन जाएंगे अधिकरण के लिए। कि मैदान में, किस में है ना, मैदान में। नेक्स्ट एंड लास्ट कारक है संबोधन कारक। संबोधन मतलब जिसमें किसी को बुलाया जाए, कॉल किया जाए। हम जिसको बुला रहे हैं, जैसे पुकार रहे हैं, वो संबोधन कारक होता है। जैसे हे, इसका चिन्ह हो जाएगा हे, अरे, ओ, अहो, ऐसे करके बुलाते हैं ना हम किसी को। जैसे किसे संबोधित किया गया, कैसे भी बुला रहे हैं, कोई बोलता है अहो, हे, अरे, ओ, तो ये सारे संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं, संबोधन कारक के चिन्ह कहलाते हैं। फर्स्ट कारक देखते हैं। अब हम इनको कारक की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कर्ता कारक, फर्स्ट जो अभी हम पढ़ के आए कर्ता कारक, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। निखिल ने पुस्तक पढ़ी, मैंने ध्यान से देखा। दो एग्जाम्पल हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? सबसे पहले तो हमको चिन्ह याद करने होंगे। कर्ता का चिन्ह होता है ने, ये चिन्ह होता है। इसे हम विभक्तियाँ भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। निखिल ने पुस्तक पढ़ी, मैंने ध्यान से देखा। ऊपर लिखे वाक्यों में पढ़ने और देखने का काम निखिल और मैंने किया, इसीलिए ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक में क्या होता है कि काम जो कर रहा है, जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, जो काम करने वाला है, इसको दर्शाने वाली विभक्ति चिन्ह क्या होती है? ने होती है। कर्ता का अर्थ है करने वाला। कर्ता जो हम बार बार कर्ता कारक बोल रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है? करने वाला, जो कर रहा है। जिन शब्दों से काम करने वाले का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात दी गई है, ध्यान रखने योग्य, इसको नोट कर लीजिएगा कि ने परसर्ग का प्रयोग केवल भूतकाल में ही होता है। भूतकाल समझते हैं ना क्या होता है? काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो भूतकाल क्या होता है? जो भी बीत गया है। वर्तमान जो अभी चल रहा है,
और भविष्य जो आने वाला है। तो ने परसर्ग का यूज़ हम कब करते हैं? ओनली भूतकाल में। भूतकाल मतलब जो समय बीत गया है उसमें ही हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम सेकंड कारक देखेंगे। फर्स्ट कारक हमने पढ़ लिया कर्ता कारक, सेकंड आएगा कर्म कारक। सबसे पहले इसका चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक का चिन्ह होता है को। इसे विभक्ति भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह होगा को। तो देखिए जो वाक्य देखेंगे हम, उदाहरण, रितेश ने मोहन को मिठाई दी, शिकारी ने शेर को मार गिराया। को आ रहा है ना दोनों में। ने पे हमको ध्यान नहीं देना, ने किसका होता है? कर्ता कारक का होता है, लेकिन हमको को ध्यान देना है क्योंकि देखिए अलग समझ में आ रहा है। रितेश ने मोहन को मिठाई दी, ऊपर के वाक्य में जो मिठाई देना और मार गिराना, क्रियाओं का प्रभाव किस पे हो रहा है? मोहन पे और शेर पे पड़ रहा है ना, इसीलिए ये क्या होंगे? कर्म कारक होंगे। पहले ही मैंने बताया था कि कर्म कारक में क्या होता है? जिन शब्दों में क्रिया का प्रभाव पड़े। क्रिया मीन्स जो भी काम हो रहा है, जो भी घटना घटित हो रही है, जो भी काम हो रहा है, जैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम होना, खेलना, कूदना, हंसना, लिखना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें क्रियाएं हैं जो भी चल रहा है, हो रहा है। तो इसे हम जिन पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि मिठाई देना और मार गिराना, कि रितेश ने मोहन को मिठाई दी, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा? मिठाई किसको मिली? मोहन को मिली, तो इसीलिए ये कर्म कारक होगा। और इसको दर्शाने वाली विभक्ति चिन्ह क्या होती है? को होती है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा करण कारक। थर्ड है करण कारक। इसमें हमने पढ़ा था करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। से के द्वारा। असीम अपनी कार से स्कूल गया, संदीप गेंद से खेल रहा है। दोनों में से का यूज जो हो रहा है किसी की हेल्प लेते हुए हो रहा है ना। ऊपर लिखे वाक्यों में कार और गेंद वे साधन हैं जिनसे असीम और संदीप खेल रहे हैं, इसीलिए ये करण कारक है। इसकी विभक्ति चिन्ह है से। कर्ता जिस साधन या उपाय से काम करता है, काम कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। ये देखिए एक बच्चा है, बॉल से खेल रहा है, मतलब से जरूर आया लेकिन बॉल का यूज़ बार बार कर रहा है ना, बॉल बार बार उसके पास से जा रही आ रही, उसी की हेल्प से खेल रहा है, तो यहाँ पर करण कारक होगा। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह के लिए। बच्चों के लिए दूध लाओ, पूजा के लिए फूल लाने हैं। ये देखिए ये बच्चा एक पूजा के लिए फूल तोड़ रहा है। ये दोनों वाक्यों में दूध बच्चों के लिए और फूल पूजा के लिए हैं, लाने हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं? संप्रदान कारक होते हैं। इनको दर्शाने वाली विभक्ति चिन्ह होती है के लिए। अतः इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि जिनके लिए काम किया जाए उसको बताने वाला संप्रदान कारक कहलाता है। जिसके लिए भी काम कर रहे हैं, जैसे फूल किसके लिए ला रहे हैं? पूजा के लिए, तो उनको बताने वाला कारक संप्रदान कारक कहलाता है। इसलिए हम यहाँ पर के लिए चिन्ह का यूज़ करते हैं। संप्रदान कारक में क्या होता है? कुछ देने के लिए को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यदि हम कुछ दे रहे हैं तो कुछ देने के लिए को परसर्ग का प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चे को दूध दो, बच्चे के लिए दूध लाओ, लाने के लिए जब हम मंगा रहे हैं तो बच्चे के लिए दूध लाओ हम बताएंगे। और यदि हम जब दे रहे हैं, आ गया दूध, अब हमको देना है, तो हम क्या बोलेंगे? बच्चों को दूध दो। ये सब संप्रदान कारक होंगे। अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है? इसका भी विभक्ति चिन्ह मैंने बताया था कि से होता है, लेकिन से इसमें कैसा? अलग होने के लिए, अलगाव प्रकट करता है ना, कोई भी चीज़ कहीं से अलग हो रही है। अपादान, छत से कपड़ा उड़ गया, मतलब छत पे था कपड़ा, छत से उड़ गया मतलब कहीं और चला गया, अलग हो गया छत से।
वह जंगल से लकड़ियां लाया, मतलब लकड़ियां जंगल में थी लेकिन वहां से ले आया, तो जंगल से भी लकड़ियां अलग हो गई, ये लकड़ी है। इन वाक्यों में कपड़े का छत से और लकड़ियों का जंगल से अलग होने का बोध है, इसीलिए ये सारे अपादान कारक हैं। इनको दर्शाने वाली विभक्ति क्या होती है? से होती है। इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके अलग होने का बोध होता है, अलग होने का, उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक, संबंध कारक में क्या होता है? इसका चिन्ह क्या होता है संबंध का? का, के, की, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये सारे रिलेशन बताते हैं, का, के और की। राहुल की घड़ी खो गई, मनीष का घर पास ही है। एक में की आया, एक में का आया। ऊपर लिखे वाक्यों में राहुल और मनीष का संबंध घड़ी और घर से की और का द्वारा जोड़ा गया है। राहुल मतलब घड़ी किसकी खो गई? राहुल की घड़ी। और घर किसका पास में है? मनीष का घर। इनका रिलेशन कैसे हुआ है? मतलब राहुल और घड़ी में रिलेशन की से हुआ, और मनीष और घर का रिलेशन कैसे हुआ? का से हुआ। तो ये क्या होते हैं? संबंध कारक होते हैं। इनकी विभक्तियां का, के, की हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे शब्दों के साथ पता चले, उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध पता चलता है, वो कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है? इसका एग्जाम्पल देखिए। जेट विमान में 350 यात्री बैठे हैं। एक विमान है, उसमें बताया गया है 350 यात्री बैठे हैं। पलंग पर चादर बिछा दो। कहाँ पर? पलंग पर। ऊपर लिखे वाक्यों में बैठना और बिछाना क्रियाएं विमान में और पलंग पर हो रही हैं, इसलिए ये क्या होती हैं? अधिकरण कारक कहलाती हैं। इनको व्यक्त करने वाली विभक्ति मैं होती है या पर होती है। मैं और पर। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? मैं, पर। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? जिस स्थान पर क्रिया हो रही हो उसे बताने वाले शब्द को अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब क्रिया कहाँ पर हो रही है उसको जब हम बताते हैं तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट कारक है संबोधन कारक। संबोधन, संबोधन का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? हे, अरे, ओ, अहो, ये सारे क्या होते हैं? इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं, या परसर्ग भी कह सकते हैं। हे राम, अब क्या होगा? अरे बच्चों ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे देखिए हे राम के बाद एक्सक्लामेटरी साइन लगा हुआ, विस्मयादि बोधक चिन्ह अरे बच्चों के बाद भी लगा हुआ है। इसे इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी साइन कहते हैं और हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इन वाक्यों में हे और अरे राम और बच्चों को पुकारने के लिए प्रयोग में लाया गया है। हे और अरे किसको बुला रहे हैं? हे राम मतलब राम को बुला रहे हैं, अरे बच्चों मतलब बच्चों को बुला रहे हैं, बुलाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए ये कौन सा वाक्य होता है? इसलिए संबोधन कारक होता है। इसको व्यक्त करने वाली विभक्तियां हे और अरे हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं।